Hello class 10th ICSE students, welcome to my YouTube channel Learning is Fun. My name is सीमा अग्रवाल. आज हम कॉन्साइज बायोलॉजी बाय सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स का पार्ट 2 कर रहे हैं. पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया है कि जेनेटिक्स क्या होता है, ग्रीगर मेंडल क्या कौन थे, हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है, वेरिएशंस इन पॉपुलेशन क्या है और इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रेट्स वगैरह होते हैं जो कि पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज पार्ट 2 में हम बाकी का चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स. ओके, नाउ 3.6 क्रोमोसोम्स कैरियर्स ऑफ जीन्स. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको याद रखना है, एक सीक्वेंस याद रखना है कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान ही दिखते हैं. क्रोमोसोम्स में डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं. ठीक है, तो यही जो जीन्स होते हैं यही वो फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स या पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में लेके आते हैं. ठीक है, तो अभी हम क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं. क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ जीन्स. ऑल स्पीशीज़ हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. कल भी हमने ये बात जिक्र करा था कि जितने भी स्पीशीज़ होते हैं सबके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं फिक्स होते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं और हमेशा क्रोमोसोम्स पेयर में यानी जोड़े के रूप में होते हैं. तो 46 क्रोमोसोम्स को अगर आप पेयर में कन्वर्ट करोगे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं. तो जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स्ड है उसी प्रकार से हर प्रकार की स्पीशीज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा फिक्स्ड रहते हैं. However, the characteristics of species including physical appearance, body functions, behavior, etc. are not simply the outcome of chromosome number, but these are the result of the units called genes which the chromosomes carry. लेकिन जो भी species होती हैं उनका physical appearance क्या है, उनका body किस तरह से function कर रहा है, उनका behavior क्या है, ये सब इस पर depend नहीं करता है कि उनका chromosome number क्या है. यानी कि जितने भी इंसान हैं सबका chromosome number सेम है, 46 होते हैं. सब जितने भी human beings हैं उनके हर एक cells में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, है ना. लेकिन फिर भी हर एक इंसान देखने में एक दूसरे से अलग है, अलग तरीके से बिहेव करता है, उनकी बॉडी भी अलग तरह से फंक्शन कर रही है. तो क्रोमोसोम के अलावा भी कुछ चीज़ होती है, कुछ यूनिट होती है जो कि इन डिफरेंसेस या वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको हम जीन्स कहते हैं. The lion and the cat have the same number of chromosomes, 38. Yet one is distinct from the other in body, size, appearance, color, behavior, etc. All such characteristics of an organism are the result of the genes located on the chromosomes. जैसे देखा जाए लायन और कैट दोनों का ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 38. लेकिन आप देख के हालांकि ये दोनों सेम कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम देख के ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये लायन है और ये कैट है. यानी कि सिर्फ क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होने से दोनों एक जैसे नहीं हो जाएंगे, है ना. उनका बॉडी साइज अलग होता है, उनका अपीयरेंस अलग होता है, उनका कलर अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग होता है. तो इससे ये पता चलता है कि ये सब चीज़ें सिर्फ क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करती हैं. जितने भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑर्गेनिज्म का वो निर्भर करता है कि उसके अंदर जीन्स कैसे हैं और ये जीन्स कहाँ लोकेटेड रहते हैं, क्रोमोसोम्स में. मतलब जीन्स होते हैं वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, राइट. तो ऑल सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द रिजल्ट ऑफ जीन्स लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स. Now, genes and genome क्या होता है? Genes are the specific parts DNA segments of a chromosomes which determine the hereditary characteristics. जैसे मैंने आपको बताया कि जो DNA होता है वो DNA स्पेसिफिक पार्ट होता है क्रोमोसोम का. क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपका DNA पाया जाता है. क्रोमोसोम्स में DNA पाए जाते हैं, ठीक है. और DNA एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. तो आपको ये याद होगा, मैंने पिछले चैप्टर में डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ाया था. तो उसमें एक स्पेसिफिक पार्ट होता है वो जीन कहलाता है, राइट. तो जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द हेरिडिटरी कैरेक्टर. तो ये जो जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. द नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइंडिंग देयर आर नियरली 30,000 जीन्स इन ह्यूमंस. लेटेस्ट फाइंडिंग के हिसाब से इंसानों में करीब 30,000 जीन्स होते हैं. Chromosome number 1 has the largest number of genes
जैसे हमारे पास क्रोमोसोम जो होता है 46 होता है, तो नंबर 1 जो क्रोमोसोम है उसके पास सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं, 2968 होते हैं। और क्रोमोसोम वाई हैज़ द फ्यूएस्ट, और सबसे कम जीन्स किसके पास होते हैं, क्रोमोसोम वाई के पास, जो कि मेल्स में होता है, इसके पास सिर्फ 231 है पूरे इंसान। जैसे डोंट गेट कन्फ्यूज, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 है, लेकिन जो जीन्स हैं अभी तक की रिसर्च में पाया गया है जीन्स कितने होते हैं, जीन्स करीब 30,000 जीन्स ह्यूमंस में पाए जाते हैं। तो 30,000 जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम्स, उसमें जो पहला वाला जो क्रोमोसोम है उसी में करीब 2968 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सबसे छोटा क्रोमोसोम क्या होता है, वाई क्रोमोसोम, जो कि मेल्स में पाया जाता है और उसमें देखा गया है 231 जीन्स होते हैं। जीनोम क्या होता है, जीनोम इज अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड द इंटरजेनिक रीजन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम का मतलब होता है डीएनए का पूरा फुल कॉम्प्लीमेंट, है ना। फुल जो डीएनए होता है जिसमें सारे जीन्स इंक्लूड होते हैं वो उसका जीनोम कहलाता है। कंप्लीट जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो जीनोम कहलाता है, ठीक है, सिंगल जीन नहीं है। तो यहाँ पे आपको दो डेफिनेशंस पे ध्यान देना है, एक जीन्स क्या होते हैं और दूसरा जीनोम क्या होता है, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। Now, genes and their alleles. Normally, every gene has two alternative forms for a character producing different effects. देखा गया है, सामान्यतः नॉर्मली देखा गया है कि हर एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, और ये दोनों ही डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि डिफरेंट प्रकार का कैरेक्टर शो करते हैं। नॉर्मली एवरी जीन हैज़ टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होते हैं, दो अल्टरनेट जीन्स होते हैं, और वही कैरेक्टर दो अलग रूप में आ सकता है। जैसे सपोज करो हेयर के स्ट्रक्चर की बात करी जाए, तो हेयर का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एक कैरेक्टर हो गया। अब जो हेयर है वो आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्ली भी हो सकता है, तो स्ट्रेट हेयर के लिए अलग जीन होगा और कर्ली हेयर के लिए अलग जीन होगा, ठीक है। जो जीन डोमिनेंट होगा वो जीन अपने ऑफस्प्रिंग में शो करेगा, जो जीन रिसेसिव होगा वो शो नहीं करता है। These alternative forms are called the alleles, है ना। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन का, मतलब एक जो बालों को स्ट्रेट टेक्सचर दे रहा है और एक जीन जो बालों को कर्ली टेक्सचर दे रहा है, तो ये स्ट्रेट वाला और कर्ली वाला जो दो डिफरेंट जीन्स हैं, जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, जो अल्टरनेटिव फीचर शो कर रहे हैं एक ही कैरेक्टर का, उन दोनों को हम क्या कहेंगे, एलील्स कहेंगे, ठीक है। सपोज करो कि अगर हम हाइट, एक कैरेक्टर हुआ हाइट, है ना, तो हाइट के दो जीन्स होंगे, टॉल या शॉर्ट। अगर टॉल का जीन डोमिनेंट होगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसकी हाइट टॉल रहेगी, ठीक है, उसकी लंबाई अच्छी रहेगी। लेकिन अगर सपोज करो शॉर्ट वाला जीन अगर डोमिनेंट हो गया तो क्या हो जाएगी, हाइट क्या रहेगी, शॉर्ट रहेगी। तो टॉल और शॉर्ट जो जीन्स हैं, जो पेयर हैं, वो एलील्स कहलाएंगे, है ना। तो एक ही कैरेक्टर के जो दो जीन्स होते हैं जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को शो करते हैं, उनको हम एलील्स कहते हैं। एक बार फिर से रिलेट करते हैं इसको। नॉर्मली एवरी जीन हैज़ टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, है ना, हर एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट। दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड एलील्स। तो कोई तुमसे एलील पूछे तो ये पूरा आप लिखोगे और विथ एग्जाम्पल। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इन द character of tongue rolling, projecting the tongue out of the mouth in the form of a tube, there are two possibilities, either one can roll the tongue or one cannot, है ना। जैसे आप जब मुंह से जीभ बाहर निकालो तो दो चीज़ हो सकती है, आप जीभ को इस तरह से रोल भी कर सकते हो और बहुत से बच्चे जीभ को रोल नहीं भी कर पाते हैं। हालांकि मेजॉरिटी आराम से जीभ को बाहर निकालेंगे तो वो रोल कर लेंगे, लेकिन कुछ परसेंटेज के बच्चे ऐसे होते हैं जो जीभ को रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी कि एक जीभ के रोल होना का एक कैरेक्टर है, वो रोल हो सकती है या नहीं हो सकती है। Thus there are two alleles of this gene, one for rolling and the other for non rolling. तो रोलिंग और नॉन रोलिंग के लिए दो जीन्स रहेंगे, है ना। एक वो जीन रहेगा जो रोलिंग में हेल्प करता है, एक वो जीन होगा जो रोलिंग में हेल्प नहीं करता है। तो ये दोनों जीन्स क्या कहलाएंगे, एलील्स कहलाएंगे, ठीक है। तो एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म वाले जो जीन्स होते हैं वो एलील कहलाते हैं। द ईयर 2009 100th बर्थडे ऑफ द टर्म जीन, द वर्ड वॉज क्वाइंड बाई जेंटिस्ट विलहेम जॉनसन। याद रखो कि जीन जो शब्द है वो किसने क्वाइंड किया है, विलहेम जॉनसन ने ये शब्द दिया है। इसके पहले इसको फैक्टर के रूप में हम जानते थे। इन 1909 टू सिंपली डिस्क्राइब व्हाट पेरेंट्स पास टू अदर ऑफस्प्रिंग्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, है ना। तो जीन ही पहले मैंडील जीन को फैक्टर बोलते थे और इसको जीन नाम दिया है विलहेम जॉनसन ने 1909 में।
और ये डिस्क्राइब करने के लिए कि वो क्या चीज़ है जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करते हैं। तो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जीन्स पास करते हैं। द डिटेल डीएनए स्ट्रक्चर केम टू नॉलेज मच लेटर, और इसके काफ़ी देर के बाद हम डीएनए का कंप्लीट डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टडी में आया, तो फिर इसकी और डिटेल में स्टडी हो पाई। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एलील क्या होता है। एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेट फॉर्म हो सकते हैं। उन दो अल्टरनेट फॉर्म को शो करने के लिए दो प्रकार के जीन्स होते हैं। उन जीन्स को एलील्स कहते हैं, जो एक ही कैरेक्टर को दो अल्टरनेट तरीके से बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे टंग रोलिंग का बताया, तो टंग रोल हो सकती है या टंग रोल नहीं हो सकती है। तो टंग रोल होने के लिए एक अलग जीन होगा और टंग रोल नहीं हो उसके लिए एक अलग जीन होगा। तो ये दोनों ही जीन्स आपस में एक दूसरे के एलील्स कहलाएंगे। ठीक है, अब एलील डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकता है। अगर अधिकांश बच्चों की टंग रोल हो जाती है और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी टंग रोल नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है, जो टंग रोल होने वाला जीन है वो डोमिनेंट है और जो टंग रोल ना होने वाला जीन्स है वो रेसेसिव है। तो जो जीन ऑफस्प्रिंग के केस में मेजॉरिटी में अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है वो डोमिनेंट कहलाता है, और जो जीन ऑफस्प्रिंग में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम रेसेसिव कहते हैं। जैसे सपोज करो कि मदर और फादर है, फादर टॉल है और मदर शॉर्ट है। जो बच्चा हुआ उसमें टॉल के भी जीन्स आए और शॉर्ट के भी जीन्स आए, लेकिन बच्चा आगे चल के टॉल हो गया, यानी कि उसका जो टॉल वाला जीन था वो डोमिनेंट रहा और जो शॉर्ट वाला जो जीन था वो क्या रहा, रेसेसिव रहा, है ना। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल समझो कि अगर सपोज करो कि फादर के बाल कर्ली है और मदर के बाल स्ट्रेट हैं, बच्चा जो हुआ उसके बाल स्ट्रेट आए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्ट्रेट हेयर का जो जीन है वो डोमिनेंट है और जो कर्ली हेयर का जो जीन था वो रेसेसिव है, राइट। तो जीन जो हो सकता है, जो एलील्स होते हैं, जो डोमिनेंट और रेसेसिव एलील्स होते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन बड़े अच्छे से दी है, पूछी जाएगी इसलिए याद रखना। आउट ऑफ द टू एलील्स ऑफ अ जीन, वन इज डोमिनेंट यानी कि सुपर रूलिंग एंड द अदर इज रेसेसिव सबऑर्डिनेट और सबमिसिव। तो दो जीन्स में एक जीन डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। डोमिनेंट जीन जो होता है हमेशा ऑफस्प्रिंग में अपने आप को शो करता है, जबकि रेसेसिव जो जीन होता है वो दब के रह जाता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। टू अंडरस्टैंड दिस अगेन टेक द सेम एग्जाम्पल ऑफ टंग रोलिंग, है ना। इसको समझाने के लिए इन्होंने दोबारा टंग रोलिंग का ही एग्जाम्पल लिया है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन रोल देयर टंग इनटू अ ट्यूब प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द माउथ, ट्राई वेदर यू कैन डू इट। जैसे टंग रोलिंग एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत सारे लोग टंग को रोल कर लेते हैं, मुंह से जीभ बाहर निकालो, उसको रोल करके देखो, आप भी करके देखो। अगर आप अधिकांश लोग इस टंग को रोल कर लेते हैं, ask your classmates to try the same. Most of them can do it, but a few may not. The gene for tongue rolling is located on a particular pair of chromosomes. Thus, every individual has a pair of this chromosome of this gene. हर तो ये जो जैसे तुम टंग रोल कर लोगे, तुम्हारे बाकी क्लासमेट भी हो सकता है टंग रोल कर ले, एक आध ऐसा होगा जो टंग रोल नहीं कर पाएगा। तो ये टंग रोल करने का जो जीन होता है वो एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में सिचुएटेड रहता है ना। इसलिए आप कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल के पास इस जीन का एक पेयर है। दस एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ पेयर ऑफ दिस जीन। इट इज़ अ रूल इन जेनेटिक्स टू रिप्रेजेंट द डोमिनेंट जीन बाय कैपिटल आई। हमेशा हम जेनेटिक्स में एक रूल फॉलो करते हैं, जो भी डोमिनेंट जीन होता है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि टंग रोलिंग के केस में हम रोलिंग का आर ले लिया, टंग रोलिंग हो रही है तो रोलिंग वाला जीन डोमिनेंट है इसलिए इसको कैपिटल आर से बता रहे हैं, और रिसेसिव जीन को हमेशा स्मॉल लेटर से हम शो करते हैं, तो हमने इसी का सेम का ही स्मॉल लेटर स्मॉल आर ले लिया फॉर नॉन रोलिंग, है ना। तो रोलिंग बताना है तो कैपिटल आर से और नॉन रोलिंग बताना है स्मॉल आर से। जो भी कैपिटल से लिखा हुआ है वो डोमिनेंट कहलाता है और जो भी स्मॉल से लिखा है वो रेसेसिव कहलाता है। ऐसे अगर आप टॉल और शॉर्ट देखोगे तो टॉल और शॉर्ट के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी करते हैं, है ना। तो कैपिटल टी तुम्हारा अगर जो भी कैपिटल में लिखा है वो डोमिनेंट होगा और जो स्मॉल लेटर में लिखा है वो रेसेसिव होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि हमेशा डोमिनेंट जीन को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और रेसेसिव को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। Thus, as a recessive gene is one which in the presence of the contrasting dominant gene is not expressed. तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है रेसेसिव जीन की कि रेसेसिव जीन वो जीन होता है जो एक कॉन्ट्रास्टिंग डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट जीन होता है वो एक्सप्रेसिव होता है, जबकि रेसेसिव जीन क्या होता है, नॉन एक्सप्रेसिव होता है, ठीक है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अच्छा, एलील्स
Alternative form of gene occupying the same position locus on the homologous chromosome and affecting the same characteristics but in different ways. जो एलील्स होते हैं वो जो तुम्हारा तो मैंने बताया था क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं, तो जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका जीन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लोकेटेड रहता है। तो जो दोनों एलील्स है, सपोज करो टंग रोलिंग का एक एलील है और नॉन रोलिंग का एलील है, वो एक ही पोजीशन में लोकेटेड रहेगा, ठीक है ना। जैसे ए की पोजीशन सेम है, बी की सेम है, सी की सेम है और डी की सेम है ना। Alternative forms of gene occupying the same position on homologous chromosomes and affecting the same characteristic but in different ways। तो जो alternative forms होते हैं जीन के वो क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और सेम कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करते हैं लेकिन डिफरेंट वे में है, एक उसको एक्सप्रेस कर देगा एक नहीं। A pair of chromosomes showing 4 imaginary genes A B C D, the situation depicted here are, तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स बताए हैं, दोनों क्रोमोसोम्स में हम 4 जीन्स बता रहे हैं A B C D, ठीक है। और वो सिचुएशन किस तरह से डिपिक्ट कर रहा है, ए दोनों कैपिटल ए है यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर है, मतलब इसके पास भी वो डोमिनेंट पेयर है। ये सपोज करो मदर फादर दोनों टॉल हैं तो बच्चा टॉल ही होगा, क्यों, क्योंकि जो टॉल का जो जीन है वो उसमें डोमिनेंट तरीके से, उसके पास रिसेसिव जीन आया ही नहीं, जब आया ही नहीं रिसेसिव जीन तो ऑब्वियसली बात है कि वो टॉल ही निकलेगा। स्मॉल बी भी है तो होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस कहलाएगा, मतलब रिसेसिव पेयर। कहने का मतलब क्या है, तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है कि तुम्हारे 2 एलील हैं, ठीक है, अगर दोनों एलील सेम है टॉल सेम एलील है तो ये होमोजाइगस कहलाएगा, है ना। इसी तरीके से स्मॉल भी हो सकता है, अगर स्मॉल टी होगा तो भी होमोजाइगस कहलाएगा क्योंकि एक जैसा है, ठीक है। लेकिन एक कैपिटल है एक स्मॉल है ना, मतलब एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा हेटेरोजाइगस कहलाएगा, हेटेरोजाइगस, राइट। तो ये टर्म पूछे आते हैं इसलिए बता रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो होमोजाइगस सिमिलर डोमिनेंट पेयर, बी होमोजाइगस सिमिलर रिसेसिव पेयर कहलाएगा। और लेकिन अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है, एक स्मॉल एक कैपिटल है तो ये हेटेरोजाइगस कहलाएगा, यानी कि डिसिमिलर पेयर्स कहलाएंगे। तो देखो इस वाले डायग्राम में देखो ये होमोजाइगस दिखा रहा है, बी स्मॉल है तो ये भी होमोजाइगस दिखा रहा है, लेकिन ये कैपिटल सी है स्मॉल सी है तो ये हेटेरोजाइगस दिखा रहा है, ये स्मॉल डी और ये कैपिटल डी है तो ये हेटेरोजाइगस दिखा रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम एज अ होल कैन नाइदर बी डोमिनेंट नॉर रिसेसिव। पूरा क्रोमोसोम की अगर बात करा जाए तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ना डोमिनेंट होता है ना रेसेसिव होता है, उस पे पाए जाने वाले जीन्स डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकते हैं। पूरा का पूरा क्रोमोसोम एज अ होल इज नाइदर डोमिनेंट नॉट रेसेसिव, ठीक है। ये याद रखना, ये वाली लाइन पूछ सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। आप फ्लो में लिख दोगे कि यस, है ना, क्योंकि आपको याद रहेगा जीन, तो जीन के लिए टर्म यूज हो रहा है कि वो डोमिनेंट जीन हो सकता है या रेसेसिव हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम पूरा का पूरा ना ही डोमिनेंट हो सकता है ना ही रेसेसिव हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर पाए जाने वाला जीन अगर डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा, अगर उसके ऊपर पाए जाने वाला जीन रेसेसिव है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, राइट। आई होप आपको डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब समझ में आ गया है। तो अभी हमने देखा एलील्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ जीन्स जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाते हैं, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील क्या होता है, जो या डोमिनेंट एलील बोलो या जीन बोलो, डोमिनेंट जीन क्या हुआ, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। और रेसेसिव जीन या रेसेसिव एलील क्या हुआ, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है, अगर ऑफस्प्रिंग के पास दोनों डोमिनेंट एलील हैं या दोनों रेसेसिव एलील हैं, है ना, दोनों सेम है, तो डोमिनेंट है या रेसेसिव है तो फिर वो होमोजाइगस कहलाएगा। लेकिन हेटेरोजाइगस क्या कहलाएगा, उसके पास एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है या एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट है तो वो हेटेरोजाइगस कहलाएगा, ठीक है। और जीन्स तुम्हारे डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकते हैं, क्रोमोसोम नहीं हो सकता है, राइट। नेक्स्ट टर्म जो डिफाइन करने को आ जाएगा वो होता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, द 3 सिचुएशन पर्टेनिंग टू एनी पेयर ऑफ जीन्स, फॉर एग्जाम्पल इन टंग रोलिंग कैन बी। उन्होंने बोला कि अगर सपोज करो हम टंग रोलिंग का एक एग्जाम्पल ले लें तो 3 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो दोनों ही जो एलील है डोमिनेंट हो सकते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से शो कर रहे हैं। अगर दोनों ही तुम्हारे डोमिनेंट जीन होंगे, डोमिनेंट एलील होंगे तो ऑब्वियसली बात है टंग रोल होगी। लेकिन हो सकता है कंडीशन सेकंड हो कि एक डोमिनेंट हो और एक रेसेसिव हो,
तो जब भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होता है तो एक्सप्रेस कौन करता है, हमेशा डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस करेगा अपने आपको। यानी कि अगर एक टंग रोलिंग का जीन भी है उसके पास और नॉन रोलिंग का जीन भी है तो हमेशा जो बच्चा होगा वो टंग रोल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो टंग रोलिंग का जो जीन है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए ये भी टंग रोलर कहलाएगा। लेकिन सपोज करो ऑफस्प्रिंग के पास दोनों ही जीन्स रिसेसिव हैं, है ना, यानी कि दोनों ही जीन्स नॉन रोलर अगर आ गए तो फिर बच्चा भी अपनी टंग रोल नहीं कर पाएगा। क्लियर? मदर सपोज करो ये वाली डायग्राम में तुम देखो, मदर की जो जीभ होती है वो रोल नहीं हो रही है, यानी कि इसके पास नॉन रेसेसिव जीन है, इसके पास रेसेसिव जीन है रोलिंग का, तो उसको क्या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फादर है तो या तो हो सकता है कि उसके दोनों मतलब फादर है तो उसके पास या तो टंग रोलिंग वाला है तो उसके पास कैपिटल आर रहेगा, या फिर हो सकता है कि उसके पास मिक्स्ड वाला है लेकिन स्टिल उसकी टंग रोल हो जाएगी। तो अब याद ऐसे रखो कि अगर दोनों कैपिटल हैं, देखो इसको ऐसे याद रखो, इसमें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इसलिए इसमें को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर दोनों ही आर है, मतलब अगर दोनों ही डोमिनेंट है, अगर आर तुम छोड़ दो, दूसरा कैरेक्टर ले लो टी, दोनों ही कैपिटल दिख रहे हैं तो ये टॉल होगा ही होगा। एक कैपिटल एक स्मॉल दिख रहा है तो जो डोमिनेंट वाला है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि टॉल ही आएगा। लेकिन दोनों ही तुम्हारे रेसेसिव जीन हैं तो यानी कि स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, शॉर्टनेस को, तो वो शॉर्ट होगा। तो रेसेसिव जीन कब एक्सप्रेस होता है, जब दोनों ही जीन शॉर्ट के होते हैं। अदरवाइज अगर एक भी डोमिनेंट वाला जीन प्रेजेंट है तो डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा, वो रेसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। इसी को हम डोमिनेंट और रेसेसिव बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो द थ्री सिचुएशन पर्टेनिंग टू एनी पेयर ऑफ जीन्स एज फॉर एग्जाम्पल इन टंग रोलिंग कैन बी एज फॉलोज। आर बोथ डोमिनेंट दैट इज टंग रोलर, कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि वन डोमिनेंट वन रेसेसिव, ये भी टंग रोलर रहेगा, और आर बोथ स्मॉल आर बोथ रेसेसिव यानी कि नॉन रोलर। यू कैन सी फ्रॉम द अबव दैट द टंग रोलर्स हैव टू काइंड्स ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, वेयर्स नॉन रोलर्स हैव ओनली वन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि स्मॉल आर। यानी कि जो टंग रोलर्स होते हैं उनके जीन्स दो प्रकार के हो सकते हैं, दोनों उनके कैपिटल में हो सकते हैं या एक कैपिटल एक स्मॉल में हो सकता है। लेकिन जो नॉन रोलर होते हैं उनके दोनों के दोनों स्मॉल में ही रहते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को वो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बता दोगे, राइट। नाउ The genetic constitutions pertaining to the kinds of genes possessed are called genotype and the expressed shown character is called phenotype, that is to show। देखो किस प्रकार के जीन्स आपके अंदर प्रेजेंट हैं वो आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और कौन सा जीन अपने आप को, कौन सा कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया वो आपका फिनोटाइप। जैसे कि अगर टंग रोलिंग का बताए तो टंग रोलिंग के केस में आपके पास दो प्रकार के जीन्स हो सकते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, दोनों ही के केस में आप क्या करोगे, मतलब चलो जीनोटाइप तीन प्रकार का हो सकता है, या तो आपके पास दोनों ही टंग रोलिंग के जीन्स होंगे, या एक टंग रोलिंग का होगा एक नॉन रोलिंग का होगा, या दोनों ही नॉन रोलिंग के होंगे। तो ये तो आपका जीनोटाइप हो गया कि इन तीन प्रकार के आपके पास जीन्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों ही रोलिंग हुए तो आपकी टंग रोल हो जाएगी, एक रोलिंग एक नॉन रोलिंग हुआ तो भी आपकी टंग रोल हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों ही नॉन रोलिंग हुए तो आपकी टंग रोल नहीं होगी, राइट। तो जो कैरेक्टर शो हो रहा है, रोल होना या ना होना, जो शो हो रहा है वो कहलाता है फिनोटाइप, इसको फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन जीन्स किस प्रकार के प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर वो आपका जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे अब एक रेसेसिव प्रेजेंट था तो भी वो रोल कर पा रहा था, यानी कि हो सकता है कि आपके जीनोटाइप में रेसेसिव जीन हो, लेकिन वो जो फिनोटाइप होगा यानी एक्सप्रेशन होगा उसमें रोलिंग ही दिखा रहा है, राइट। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे इस वाले केस में आपका जीनोटाइप भी रेसेसिव है और फिर फिनोटाइप भी रेसेसिव ही आया, यानी कि वो रोल नहीं कर पाया। समझ में आया? फिर से सुनो उसको। The genetic constitution pertaining to the kinds of genes possessed are called genotype। आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये जीनोटाइप बताता है, और इस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है इसको फिनोटाइप कहते हैं। Thus for the phenotype for the tongue roller, तो
देयर आर 2 जीनोटाइप्स। तो अगर हमको टंग रोलर्स फिनोटाइप हैं तो उसके 2 प्रकार के जीनोटाइप्स हो सकते हैं। अगर आपका वो एक्सप्रेशन शो हो रहा है यानी टंग रोलिंग हो रही है, अगर टंग रोल हो रही है अगर आपकी, तो ये आपका फिनोटाइप हो गया कि आपकी टंग रोल हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 प्रकार का जीनोटाइप हो सकता है, यानी कि या तो ऐसा वाला होगा या ऐसा वाला होगा। दोनों ही की केस में आपकी टंग रोल होगी, राइट। अगर दोनों सेम होंगे तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएंगे। अगर एक तुम्हारा कैपिटल है और एक स्मॉल है, मतलब एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तो वो हीट्रोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा। क्योंकि शो तो यहाँ पे भी डोमिनेंट वाला ही होगा, लेकिन चूंकि ये अलग अलग है ना, इसलिए वर्ड हीट्रो आ जाएगा। और यहाँ पर सेम है ना, इसलिए वर्ड होमो, सेम यानी होमो आएगा, राइट। तो दस फॉर द फिनोटाइप for tongue rollers there are 2 type of genotype, homozygous dominant that has similar pair RR, homo मतलब similar, zygous मतलब pair, और heterozygous में with dissimilar pair यानी कि capital R small r, it is different pair, right। The genotype of non-roller is just one single, लेकिन जीनोटाइप नॉन रोलर के लिए सिर्फ एक ही होमोजाइगस रेसेसिव पेयर होगा यानी कि RR, है ना। अगर टंग रोलिंग नहीं हो रही है तो सिर्फ एक ही सिचुएशन होगी जब उसके पास दोनों जीन्स रेसेसिव होंगे। तो जो तुम्हारा नॉन रोलर का जो जीनोटाइप होगा वो सिर्फ एक प्रकार का होगा, जबकि रोलर का जीनोटाइप 2 प्रकार का हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जबकि नॉन रोलर का सिर्फ एक ही जीनोटाइप होगा। समझ में आ गया। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम जीनोटाइप कहते हैं, और कौन सा कैरेक्टर शो हो रहा है उस जीन्स के हिसाब से उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार की जीन्स प्रेजेंट है उसके सेल्स में वो उसका जीनोटाइप होता है। और फिनोटाइप का मतलब होता है तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, मतलब वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक जो जीन्स की वजह से कंट्रोल्ड है, मतलब जीन की वजह से वो एक्सप्रेस होगी या नहीं होगी, ठीक है। फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन टंग रोलिंग एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने बोला टंग रोलिंग एक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में ये फीचर जाता है ना। उन्होंने बोला कि एक फिगर 3.3 में एक फैमिली चार्ट दिखाया है, इसमें 2 पेरेंट हैं और 3 बच्चे हैं इनके, ठीक है। और इस पर टंग रोलिंग को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल को हमेशा सर्कल से दिखाते हैं और मेल को बॉक्स से दिखाते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तो ये आप याद रखना, ठीक। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उन्होंने कोई फेस वेस नहीं बनाएंगे, एक ऐसा बना देंगे एक ऐसा बना देंगे, ठीक है। और फिर तुम्हारा ये ऐसा कर देंगे और उन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब ये अगर हॉलो है तो भी इसका मतलब अलग होता है, सर्कल है तो अलग होता है, स्क्वायर है तो अलग होता है, ठीक है ना। तो अगर सर्कल है तो आप समझ जाना फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर है तो आप समझ जाना मेल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका सॉलिड है तो वो बता देगा कि रिसेसिव कैरेक्टर है, अगर हॉलो है तो समझ जाना कि डोमिनेंट कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आगे इसमें बताएंगे भी ये चीज़, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक मदर एक फादर है, मदर जो है वो भी रोलर है और फादर है वो भी रोलर है। अब इनके 3 बच्चे हुए, एक नॉन रोलर हुआ, एक और 2 रोलर्स हुए, ठीक है ना। जो रोलर है उनके पास जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो जीनोटाइप जो होगा वो कैपिटल आर का या कैपिटल आर स्मॉल आर का होगा, ठीक है, दोनों केसेस में। और नॉन रोलर में तो सिर्फ स्मॉल आर ही होगा। देखो इसी में देखो दिखा है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी वो यहीं दिया है। A P degree family chart showing inheritance of the ability to roll a tongue. Symbol circle is for female, square या rectangle is for male. Solid symbol indicates the character being traced. तो जिस कैरेक्टर को आप ट्रेस करना चाह रहे हो उसको सॉलिड से दिखाते हो, यानी कि आप देख रहे हो ना कि ये बॉक्स फिल्ड है ना, ये फिल्ड है ना। तो सॉलिड ये बताते हैं कि वो सॉलिड सिंबल इंडिकेट्स द कैरेक्टर बीइंग ट्रेस्ड, मतलब कौन से कैरेक्टर को आप ट्रेस कर रहे हो, ठीक है। और जो हॉलो होता है यानी कि ट्रेस नहीं कर रहे हो। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द पी डिग्री। तो इस चार्ट में क्या है, मेल्स आर शोन बाय स्क्वायर्स एंड फीमेल्स बाय सर्कल। तो मेल को स्क्वायर से शो किया और फीमेल्स को सर्कल से शो किया। देखो जैसे ये मेल है तो स्क्वायर से दिखाया, ये भी मेल है सन है तो इसको स्क्वायर से दिखाया, जितनी भी फीमेल थी इनको सर्कल से दिखाया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, बोथ फादर एंड मदर आर टंग रोलर्स, हॉलो सिम्बल्स रिप्रेजेंट द यूजुअल एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर। जो मदर और फादर्स हैं दोनों रोलर्स हैं, इसलिए इनकी जो सिंबल है वो हॉलो है, इसके अंदर कुछ भरा नहीं, कोई कलर भरा नहीं है, हॉलो है, राइट। तो जो डोमिनेंट है वो हॉलो से दिखाते हैं। ऑफ द 3 चिल्ड्रन बॉर्न 2 कैन रोल एंड 1 कैन नॉट, सॉलिड सिंबल। 3 बच्चों में से 2 रोल कर सकते थे लेकिन 1 रोल नहीं कर पाता है। तो जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको सॉलिड से दिखाया है, जबकि डोमिनेंट वाला किससे दिखाया है, हॉलो से दिखाया है।
तो इस तरीके से आपको ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वो चेहरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ वो सिंबल्स यूज़ करेंगे और फिर क्वेश्चन पूछेंगे बताओ इसमें मेल कौन है, फीमेल कौन है, मदर कौन है, फादर कौन है, और कितने सन हैं, कितने डॉटर हैं, फिर डोमिनेंट कितने शो कर रहे हैं, रिसेसिव कितने शो कर रहे हैं। तो तुम ना उस सर्कल है कि स्क्वायर है, इसको देख के आप पहचान जाओगे कि भैया मेल कौन है, फीमेल कौन है, और वो सॉलिड है कि हॉलो है, इससे आपको पता चल जाएगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है कि रेसेसिव शो कर रहा है। समझ में आया? The recessive trait RR of non-rolling is one of the children could have come from nowhere else but the parents. एक बच्चे में दो माँ बाप दोनों ही तुम्हारे रोलिंग दिखा रहे थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा नॉन रोलर कैसे पैदा हो गया, है ना। जब इस वाले केस में माँ बाप दोनों ही टंग रोल कर रहे हैं, तो ये वाला बच्चा नॉन रोलिंग कैसे हो गया? इसका मतलब सीधे सीधे से है कि इन दोनों में से किसी एक के पास नॉन रोलिंग वाला रिसेसिव जीन है, जिसने इस बच्चे के केस में उसको अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है। The recessive trait of non-rolling is one of the children could have come from nowhere else but the parents. The non-roller child in the family chart with the genotype small r must have received one R gene from one parent and other R gene from the other parent. तो जो बच्चा जिसमें नॉन रोलिंग का फीचर आया उसके पास R आया, स्मॉल r, तो दो स्मॉल r आए ना, तो जाहिर सी बात है एक स्मॉल r उसको मदर से मिला और एक स्मॉल r पापा से मिला। तो हम इसको कह सकते हैं ना, यानी कि मदर के पास जो जीन्स थे वो भी ऐसे थे और फादर के पास भी हीट्रोजाइगस ही जीन्स थे, यानी कि ऐसे थे, तभी तो ये कॉम्बिनेशन होता है। देखो जब मदर ऐसा होगा और फादर ऐसा होगा तो तुम्हारा एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा, एक कॉम्बिनेशन तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। एक मिनट, इसको मैं फिर से कर रही हूँ, आप कन्फ्यूज हो गया। जैसे तुम्हारा मदर के पास ये है और फादर के पास ये है, तो मदर और फादर दोनों का जब रेसेसिव कैरेक्टर मिलेगा तभी तो नॉन रोलिंग बनेगा। अगर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव मिलेगा तो फिर डोमिनेंट ही आएगा, है ना। या ये और ये होगा तो भी तुम्हारा टंग रोलिंग ही दिखाएगा, है ना। या आपका चौथा कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों ही डोमिनेंट मिल जाए, यानी कि आर मिल जाए, है ना। तो इसमें भी टंग रोल हो जाएगी, इसमें भी टंग रोल हो जाएगी, इस वाले केस में भी टंग रोल हो जाएगी, है ना। लेकिन इस वाले केस में टंग रोल नहीं होगी, नॉन रोलिंग रहेगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब अगर एक बच्चे की टंग रोल हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है कि दोनों माता और पिता दोनों के पास स्मॉल r वाला रेसेसिव जीन था, जो जीन बच्चे में आ गया। कंक्लूजन इज दैट ईच ऑफ द टू पेरेंट्स इज heterozygous RR. If on the other hand one parent was homozygous dominant and the other heterozygous dissimilar मतलब dissimilar pair dominant, then every child would have got at least one dominant gene from the homozygous dominant parent through the sex cell. अगर सपोज करो एक तुम्हारा डोमिनेंट होता completely और एक तुम्हारा heterozygous होता, अगर ऐसी कंडीशन आती, है ना। उन्होंने बोला कि अगर एक डोमिनेंट होता और एक heterozygous होता, क्या बोल रहे हैं वो, इफ़ ऑन द अदर हैंड वन पेरेंट वॉज होमोजाइगस, एक होमोजाइगस डोमिनेंट था और अदर heterozygous है। देखो इससे समझो, मतलब एक पेरेंट होमोजाइगस है, डबल आर है, और एक heterozygous है, माने कैपिटल आर और स्मॉल आर है। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, आर मिलके ये बना लेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, आर और कैपिटल आर मिलके ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट बना लेंगे, एक स्मॉल और कैपिटल आर मिलके heterozygous बना लेंगे डोमिनेंट, और ये स्मॉल आर और कैपिटल आर मिलके heterozygous डोमिनेंट बना लेंगे। तो अगर दो पेरेंट में से एक पेरेंट होमोजाइगस है और एक heterozygous है, तो चांसेस है कि, तो क्या चांसेस हैं कि चारों के चारों तुम्हारा टंग रोलिंग शो करेंगे। टंग रोलिंग क्यों शो करेंगे, क्योंकि सब में कैपिटल आर प्रेजेंट है ना, सब में कैपिटल आर प्रेजेंट है, तो कोई भी नॉन रोलर नहीं होगा, राइट। इसको दूसरी तरीके से समझो कि अगर मदर के पास डोमिनेंट हैं दोनों, टंग रोलिंग वाले हैं, जबकि फादर heterozygous है, मतलब इसके पास टंग रोलिंग और नॉन रोलिंग वाले दोनों हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक ये और ये मिलके कैपिटल आर बनेगा तो टंग रोलिंग हो जाएगा, एक ये और ये मिलके कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा तो भी टंग रोलिंग होगी, ये और ये मिलेंगे तो भी टंग रोलिंग होगी, और अगर ये और ये मिले तो भी टंग रोलिंग होगी, क्योंकि कैपिटल आर चारों केस में प्रेजेंट है, तो टंग रोलिंग ही होंगे सारे बच्चे, ठीक है। नॉन रोलिंग कब होगा, जब दोनों heterozygous होंगे, मतलब दोनों के पास
कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। अगर ऐसा होगा तो केस क्या बनेगा, कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर या चौथा वाला स्मॉल। तो ये तीनों के पास तो कैपिटल आर है, तो ये तुम्हारा टंग रोलिंग वाले बन जाएंगे। लेकिन ये वाली केस में जिसमें तुम्हारा स्मॉल आर आया, ये नॉन रोलिंग बन जाएगा। समझ में आया? तो ये वाला अगर प्रेजेंट होगा उसी कंडीशन में तुम्हारा नॉन रोलिंग आएगा, नहीं तो सारे के सारे टंग रोल कर पाएंगे, राइट। तो ऑल रोलर्स 50% होमोजाइगस एंड डोमिनेंट एंड द 50% हेटरोजाइगस। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि एक तुम्हारा होमोजाइगस पेरेंट है और एक हेटरोजाइगस पेरेंट है, ऐसे केस में चारों बच्चे जो होंगे वो टंग रोलिंग वाले होंगे, लेकिन उनमें से 2 बच्चे होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, मतलब कैपिटल आर होगा उनके पास, और 2 बच्चे हेटरोजाइगस होंगे, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, ठीक है ना। गैमीट्स क्या होते हैं, एग्स और स्पर्म्स ईच विद ओनली वन जीन आउट ऑफ द पेयर, है ना। गैमीट्स, स्पर्म्स और एग्स को हम गैमीट कहते हैं, और इनके पास 2 में से जीन का एक ही पेयर आता है। अ पॉसिबल फैमिली व्हेन बोथ पेरेंट्स आर phenotypically similar tongue rollers but genotypically dissimilar, homozygous dominant and RR, the other heterozygous RR, all their children will be tongue rollers। तो ये डायग्राम एक ऐसी फैमिली को बता रहा है जिसमें जो पेरेंट्स हैं उनका फिनोटाइपिकली वो सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि मेल जो है वो भी टंग रोलर है, जो फीमेल है वो भी टंग रोलर है, लेकिन जो बच्चे पैदा हुए वो भी तुम्हारे टंग रोलर्स ही पैदा हुए, है ना। लेकिन इनका जो फिनोटाइपिकली दोनों चारों लोग सब सेम हैं, लेकिन जीनोटाइप तुम देख रहे हो सबका डिफरेंट है, राइट। तो ये वाला जो स्क्वायर आपने बनाया है ना, ये वाला जो स्क्वायर है, जो इस तरीके से हम जो स्क्वायर बनाते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं, PUNNETT स्क्वायर, ठीक है, प्यूनेट स्क्वायर कहलाता है। तो प्यूनेट स्क्वायर इज अ सिंपल डायग्राम इन विच द different types of gametes egg cells with the concerned trait of one female parent are placed along one side of the square and those of the other parent male are placed on the other side, है ना। तो प्यूनेट स्क्वायर वो होता है जिसमें एक तरफ तो आप फीमेल पेरेंट का दिखाते हो और दूसरी तरफ आप मेल पेरेंट का दिखाते हो। तो फीमेल पेरेंट का यहाँ दिखा रहे हैं और मेल पेरेंट का यहाँ दिखा रहे हैं, फिर हम कॉम्बिनेशन मिलाते हैं, पहला आया तो ये बन गया, फिर पहला और दूसरा आया तो ये बना, फिर पहला आया तो ये बना, और फिर पहला और दूसरा आया तो ये बना, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं, सारे पॉसिबल आउटकम बनाते हैं। Then the possible combination genotypes of the opposite gametes are given in the subsquare. The resulting phenotypes can be written under the genotype। और फिर जो भी तुम्हारा एक्सप्रेस होगा तो वो तुम्हारा फिनोटाइप आप यहाँ लिख दोगे और उसे जीनोटाइप सिंबल से आप बता दे रहे हो, राइट। नाउ डोमिनेंट एंड रेसेसिव फॉर्म ऑफ सम कॉमन हेरिडिटरी ट्रेट्स इन ह्यूमंस। कुछ ऐसे हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं जो ह्यूमंस में पाए गए हैं, देखा गया है कि ये पेरेंट से बच्चों में आए। वो कौन कौन से कैरेक्टर्स है? आई कलर। अब आई कलर का 2 प्रकार का ट्रेट हो सकता है। एक डोमिनेंट ट्रेट क्या है, अधिकतर लोगों की आइज़ ब्राउन रहती हैं, लेकिन रिसेसिव ट्रेट क्या है, कुछ लोगों की आइज़ ब्लू भी रहती हैं। उसी तरीके से दूसरा कैरेक्टर क्या है, टंग। मतलब डोमिनेंट ट्रेट क्या है कि अधिकतर लोगों की टंग रोल हो जाती है, लेकिन कुछ परसेंटेज के लोग ऐसे भी हैं जिनकी टंग रोल नहीं होती, यानी कि नॉन रोलिंग होते हैं। हैंड भी तीसरा कैरेक्टर है। अधिकांश लोग राइट हैंडेड होते हैं इसलिए डोमिनेंट है, लेकिन कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं, यानी कि रिसेसिव ट्रेट है। ईयर लोब या तो आपका फ्री हो सकता है या अटैच्ड हो सकता है। लिप्स आपके थिक हो सकते हैं या थिन हो सकते हैं। RH ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। कलर विजन रेड ग्रीन का नॉर्मल हो सकता है या आप कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। मतलब ये आपको सारे कलर में अंतर आप समझ पाते हो तो आप नॉर्मल कहलाओगे, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं, वो रेड और ग्रीन में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ग्रीन को रेड बोलते हैं और रेड को ग्रीन कहते हैं, तो वो कलर ब्लाइंड है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है वो रिसेसिव होता है। फिर चीक है, चीक में डिम्पल पड़ रहा है तो डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है, और डिम्पल नहीं पड़ रहा है तो रिसेसिव ट्रेट कहलाता है। इसके अलावा सम रादर अनकॉमन हेरिडिटरी ट्रेट, इसके अलावा क्या है, पॉलीडेक्टाइल, यानी कि बहुत से लोगों में एक्स्ट्रा फिंगर होती है, एक्स्ट्रा टो होती है। जैसे ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन के हाथ में एक एक्स्ट्रा फिंगर है ना, तो इसको पॉलीडेक्टाइली कहते हैं, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है। ऐसे एल्बिनिज्म होता है, यानी कि बहुत से बच्चे पैदा होते हैं तो शुरू से ही उनकी स्किन में कोई कलर नहीं होता, वो वाइट होते हैं, तो एल्बिनिज्म एक रेसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि एकाध % बच्चों में ऐसा होता है कि वो एल्बिनिज्म शो करे, अदरवाइज हर कोई ब्राउन या लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन होता है, ठीक है ना।
देन कैम्टोडेक्टिली यानी इनएबिलिटी टू स्ट्रेटन द लिटिल फिंगर, फिर कुछ लोग अपनी जो लिटिल फिंगर होते हैं उसको स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ये डोमिनेंट एक कैरेक्टर है, यानी कि उनकी लिटिल फिंगर हमेशा मुड़ी हुई रहती है नॉर्मली, ठीक है। सम बायोलॉजी इन डिज़ाइनिंग द रिस्ट वॉच, जब रिस्ट वॉच डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्या? मोस्ट पीपल वेयर द रिस्ट वॉच ऑन लेफ्ट हैंड एंड ओनली वेरी फ्यू ऑन राइट हैंड, इज इट ट्रू? अधिकतर लोग जो अपनी घड़ी है वो लेफ्ट हैंड में बांधते हैं, कुछ लोग कुछ परसेंटेज लोग हैं जो राइट में बांधते हैं, वरना अधिकांश लोग क्या होते हैं लेफ्ट में ही बांधते हैं। समथिंग टू डू विद द ह्यूमन जेनेटिक्स, क्योंकि हमें मालूम है कि अधिकांश लोग राइट हैंडेड होते हैं लेफ्ट हैंडेड होने की बजाय, इसलिए रिस्ट वॉच वाले जो होते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं घड़ी को कि उसका जो सुई जो जिससे हम टाइम मिलाते हैं ना, वो वाला जो नॉब होता है वो लेफ्ट हैंड में जब बांधते हैं तो बाहर की तरफ रहता है। इंटरप्रेट द पोजीशन ऑफ द नॉब ऑफ द रिस्ट वॉच एंड द रिलेटेड ह्यूमन जेनेटिक ट्रेट, है ना, ताकि वो आराम से अपने घड़ी का टाइम मिला सकें। तो रिस्ट वॉच वाले भी जब घड़ी बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि उनको नॉब, जो टाइम मिलाने वाला नॉब है, उसको किस साइड फिक्स करना है। तो वो अधिकांश लोग क्योंकि राइट हैंडेड होते हैं और वो घड़ी लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, तो वो बाहर की तरफ उसका नॉब बनाते हैं ताकि वो आराम से उसमें टाइम अपना मिला सकें। नाउ एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज टू ट्राई, एक एक्सरसाइज इन्होंने दिया है। कैन यू ट्राई टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स। इन्होंने ईयर लोब, फ्री और अटैच्ड ईयर लोब बताया। मतलब फ्री ईयर लोब क्या होता है? जो गाल से चिपका हुआ नहीं होता, लेकिन अगर जो ईयर लोब आपका गाल से चिपका हुआ है यानी कि वो अटैच्ड कहलाएगा, ठीक है ना। गिवन अलॉन्ग साइड आर पी डिग्री चार्ट ऑफ टू फैमिलीज ए एंड बी, दो फैमिली है, फैमिली ए और फैमिली बी, ठीक है। इन फैमिली ए बोथ पेरेंट्स हैव फ्री ईयर लोब्स एंड दोज ऑफ द फैमिली बी हैव अटैच्ड ईयर लोब्स। जो फैमिली ए है उसमें मेल और फीमेल दोनों की जो ईयर लोब्स हैं वो फ्री हैं, जबकि फैमिली बी है उसमें मेल और फीमेल दोनों की जो ईयर लोब्स हैं वो अटैच्ड हैं। अटैच्ड ईयर लोब्स को हमने सॉलिड से दिखाया है और फ्री ईयर लोब्स को हमने हॉलो से दिखाया है। मेल के लिए हमने स्क्वायर का इस्तेमाल किया और फीमेल के लिए सर्कल का। तो ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। हॉलो है यानी कि इनका ईयर लोब अटैच्ड नहीं है, फ्री है, और इनका ईयर लोब अटैच्ड है, ठीक है। नाउ हैव रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्पल व्हाट द सिम्बल्स ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इंडिकेट, तो वो हमने रिकॉल कर लिया है। अब फ्री ईयर लोब वाला अगर है, इनके सपोज करो 5 बच्चे हुए, तो 5 में से जो 3 बच्चे हैं उनके जो ईयर लोब जो होंगे वो क्या होंगे? फ्री हैं, जबकि 2 बच्चे हैं उनके ईयर लोब अटैच्ड हैं। तो अगर ईयर लोब अटैच्ड आया, इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स के पास रेसेसिव जीन प्रेजेंट है, क्योंकि अगर दोनों ही अगर होमोजाइगस होते, होमोजाइगस डोमिनेंट होते, तो हो ही नहीं सकता था कि बच्चा अटैच्ड वाला होता, है ना। जबकि इस वाले केस में सेकंड फैमिली में आप देख रहे हो चारों के चारों बच्चों के जो ईयर लोब्स हैं वो अटैच्ड आ रहे हैं, क्योंकि सॉलिड फिगर से शो कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पेरेंट्स के पास रेसेसिव जीन्स ही हैं। तो इन्होंने पूछा है कि कैन यू फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, विच ट्रेट फ्री और ईयर लोब और द अटैच्ड ईयर लोब इज डोमिनेंट। तो कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, फ्री ईयर लोब का या अटैच्ड ईयर लोब का? तो आपको पता है कि जो फ्री ईयर लोब होता है वो डोमिनेंट ट्रेट है। क्यों? कि 5 में से तुम्हारे 3 बच्चे फ्री ईयर लोब के हैं, तो ये क्या है? डोमिनेंट है। फैमिली बी हैज़ ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन टाइप ओनली, वेयर एज फैमिली ए हैज़ बोथ टाइप्स पेरेंट्स इन विच फैमिली ए और बी आर हीट्रोजाइगस फॉर द कैरेक्टर। उन्होंने बोला कि फैमिली बी के सारे बच्चे एक जैसे, यानी सबके ईयर लोब अटैच्ड हैं, जबकि फैमिली ए में कुछ बच्चे के ईयर लोब अटैच्ड हैं और कुछ बच्चों के ईयर लोब अटैच्ड नहीं हैं। तो किस फैमिली के जो पेरेंट्स हैं वो हीट्रोजाइगस हैं? ऑब्वियसली फैमिली ए के पेरेंट ही हीट्रोजाइगस है, इसलिए उनमें तुम्हें दोनों कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर दोनों होमोजाइगस होते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, राइट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इंडिकेटेड बाय स्क्वायर्स एंड सर्कल? तो स्क्वायर मेल को बताता है और सर्कल फीमेल को बताता है, ठीक है, ये लिख दो। सॉलिड सिंबल एंड हॉलो सिंबल, सॉलिड सिंबल तुम्हारा रेसेसिव कैरेक्टर को बताता है और हॉलो सिंबल तुम्हारा डोमिनेंट कैरेक्टर को बताता है। तो ये 3 डोमिनेंट कैरेक्टर बता रहे हैं और जितने भी सॉलिड वाले हैं वो रेसेसिव कैरेक्टर बता रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इन्होंने दूसरा दिया, कैन यू डिस्क्राइब द सिचुएशन हियर टू। यहाँ पे पॉलीडेक्टाइल बता रहे हैं। देखो वैसे तो 1 2 3 4 5 फिंगर होती है, लेकिन एक्स्ट्रा फिंगर है यानी कि 6, यानी कि पॉलीडेक्टाइल है। इन्होंने बोला मदर और फादर, मदर को सर्कल से बताया, फादर को स्क्वायर से बताया, लेकिन मदर हॉलो बताया, यानी कि मदर के जो जीन्स है वो डोमिनेंट वाले हैं और फादर के पास रेसेसिव जीन है।
जब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन वाले के 4 बच्चे हुए तो उसमें 2 डोमिनेंट शो कर रहे हैं और 2 रिसेसिव शो कर रहे हैं, है ना। तो सॉलिड पॉलीडेक्टाइल, मतलब ये दोनों जो बच्चे हैं ये पॉलीडेक्टाइल होंगे, डॉटर और सन, यानी कि इनकी भी 6 फिंगर्स होंगी, जबकि बाकी की जो 2 हैं वो नॉर्मल बच्चे होंगे, ये 5 फिंगर्स हैं, राइट। तो ये इस तरीके से डायग्राम्स को इंटरप्रेट करते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम के और आप इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। नाउ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. Sex linked inheritance is the appearance of a trait which is due to the presence of the allele exclusively either on the X chromosomes or on the Y chromosomes. Sex linked inheritance का definition याद रखना, ये पूछा जाएगा sex linked inheritance क्या होते हैं. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वो ट्रेट अपीयर हो रहे हैं जिनके जीन्स या तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है या वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, यानी कि जो भी तुम्हारे sex linked inheritance is the appearance of a trait which is due to the presence of an allele exclusively either on the X chromosomes or on the Y chromosomes. अगर वो ट्रेट अपीयर हो रहा है जिसके जीन्स या तो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर है या वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर है, तो वो इनहेरिटेंस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाती है, यानी कि वो सेक्स से रिलेटेड होती है. मेल या फीमेल के ऊपर अगर वो मेल या फीमेल अगर वो है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मेल में ही पास ऑन होती है या फीमेल में ही पास ऑन होती है, यानी कि उनका इनहेरिटेंस सेक्स पर डिपेंड करता है. तो इसका मतलब क्या है कि वो जीन का जो एलील है वो सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि एक्स या वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, इसको डेफिनेशन याद करना. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एलील एक्सक्लूसिवली आइदर ऑन द एक्स क्रोमोसोम और ऑन द वाई क्रोमोसोम्स. मतलब वो जीन या तो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, इसलिए वो ट्रेट अपीयर हुआ. अब कौन कौन से ट्रेट हैं जो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होने की वजह से आते हैं? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या हुआ? Certain disorders caused due to the heredity such as hemophilia and color blindness are more common in males than in females. कुछ तुम्हारी डिजीज़ेस हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं बजाय कि फीमेल में. क्यों? क्योंकि सच डिफेक्ट्स आर ड्यू टू द रिसेसिव जीन. क्योंकि दोनों जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का जो डिफेक्ट या डिसऑर्डर आता है वो रिसेसिव जीन की वजह से आता है, और ये जीन कहाँ लोकेटेड रहता है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड रहता है. ठीक है ना. यू कैन चेक इफ़ यू आर नॉर्मल और कलर ब्लाइंड बाय रीडिंग द नंबर्स गिवन इन द 3 कलर सर्कल्स ऑन पेज 126. 126 पेज पे 3 सर्कल्स दिए हैं, उसमें अलग अलग कलर के सर्कल बनाए हुए हैं. अगर तुम 3 कलर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो यानी कि तुम नॉर्मल हो. अगर तुमको रेड ग्रीन में कन्फ्यूजन हो रहा है तो समझ लो कि तुम कलर ब्लाइंड हो, है ना. इफ़ यू कैन सी देम यू आर नॉर्मल, अदरवाइज कलर ब्लाइंड एज इन 4th सर्कल. तो तुम्हारे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ है वो अधिकतर मेल्स में देखने को मिलती है बजाय कि फीमेल्स में, और ये दोनों का ही जो जीन होता है वो रेसेसिव होता है, और ये दोनों ही जो जीन्स होते हैं, दोनों ही चीज़ों के जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं. इसलिए इस प्रकार के डिसऑर्डर को हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं. हीमोफीलिया, अब डेफिनेशन दी है, हीमोफीलिया क्या होता है? Hemophilia is a genetic disorder in which the sufferers यानी कि homozygous recessive female and the recessive X bearing male are at a risk of bleeding to death because the blood fails to clot in them. Hemophilia एक genetic disorder है जिसमें blood clot नहीं होता. जैसे आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए, थोड़ी देर के बाद अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ना आपने दवाई लगाई है ना कुछ किया है, तो भी अपने आप से थोड़ी देर के बाद खून बहना बंद हो जाता है. तो अगर ऐसी सिचुएशन है मतलब आप नॉर्मल है. लेकिन जिनको हीमोफीलिया होता है उनके केस में क्या होता है, अगर छोटे से भी कट से एक बार ब्लड निकलना शुरू हुआ तो वो ब्लड वहाँ से बहुत ज़्यादा बह जाएगा, वो बंद ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उनके पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर किस में होता है? या तो होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल में होता है या रेसेसिव एक्स बेयरिंग मेल में होता है. यानी कि अगर फीमेल हीमोफीलिया है तो यानी कि वो होमोजाइगस रेसेसिव है, यानी कि उसके पास दोनों जीन्स रेसेसिव वाले हैं, क्योंकि हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर है वो रेसेसिव जीन का ट्रेट है. ठीक है ना, रेसेसिव जीन में ही इसका कैरेक्टर रहता है, रेसेसिव जीन ही होता है हीमोफीलिया का. तो अगर फीमेल में अगर आपको कोई फीमेल हीमोफीलिक पेशेंट मिल रही है, इसका मतलब वो क्या होगी? होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल होगी, यानी कि उसके पास दोनों जीन्स रेसेसिव वाले हैं, इसलिए उसमें हीमोफीलिया की शिकायत आई है.
अगर वो मेल है तो यानी कि समझ लो कि ये जो खराबी है उसके एक्स क्रोमोसोम्स में है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो फीमेल होती है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मेल होता है उसको हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेल में अगर तुम्हारा हीमोफीलिया का डिसऑर्डर होगा तो यानी कि वो एक्स क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी है, और अगर फीमेल में है तो यानी कि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी है और वो स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि ऐसे से रिप्रेजेंट होगा, ऐसे कैपिटल से रिप्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, देखो द फॉलोइंग केस एक्सप्लेन द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। आप इसी तरीके के चार्ट कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी बना सकते हो और हीमोफीलिया के लिए बना सकते हैं। इसमें क्या है, मदर नॉर्मल है यानी कि उसके दोनों जो क्रोमोसोम है एक्स नॉर्मल है, ठीक है ना, लेकिन जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है। जो कलर ब्लाइंड वाला है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की जो दिक्कत आती है वो एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से आती है, तो एक्स के ऊपर हल्का सा सर्कल बना दिया, मतलब ये जो क्रोमोसोम है डिफेक्टिव है, जबकि वाई उसका नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक है, अब तुमने प्यूनेट स्क्वायर बनाया, तुमने जो मेल है ना उसके जो एक्स जो क्रोमोसोम है जो डिफेक्टिव वाला है यहाँ लिख दिया एक्स, और जो नॉर्मल वाला वाई यहाँ लिख दिया। जो मदर है उसके पास दोनों नॉर्मल है तो दोनों नॉर्मल एक्स यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है क्योंकि उसके पास एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, तो उसके स्पर्म दो प्रकार के बनेंगे, एक एक्स 50% में डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा और 50% में वाई रहेगा, जबकि जो मदर है उसके जितने भी एग्स होंगे वो सिमिलर होंगे, दोनों में एक्स नॉर्मल वाला एक्स आएगा। अब कॉम्बिनेशन देखो, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स आएगा, मतलब एक उसमें अच्छा वाला एक्स आ जाएगा, एक डिफेक्टिव आएगा। ये एक्स और वाई यानी कि दोनों नॉर्मल आ जाएंगे, ये एक्स और एक्स तो यानी कि एक नॉर्मल एक डिफेक्टिव आ जाएगा, और ये एक्स वाई दोनों नॉर्मल आ जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अगर डबल एक्स आ रहा है यानी कि ये दोनों डॉटर है और ये दोनों सन है ना, तो 4 बच्चे में से मतलब 2 डॉटर और 2 सन हुए, तो दोनों जो सन है वो क्या है, तुम्हारे नॉर्मल है क्योंकि एक भी डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम नहीं आया। लेकिन जो दोनों डॉटर है, दोनों डॉटर में देखने में तो नॉर्मल रहेंगी, वो कलर ब्लाइंड नहीं रहेंगी, लेकिन दोनों के पास एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, यानी कि ये कैरियर की तरह बिहेव करेंगी। यानी कि इन्होंने तो कलर ब्लाइंडनेस शो नहीं करी, लेकिन आगे चल के जब इनके बच्चे होंगे तब उनमें कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत आ सकती है, राइट। तो डॉटर्स हीट्रोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल विजन, ये हीट्रोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल विजन एंड एक्स वाई नॉर्मल सन, तो ये दोनों नॉर्मल सन है और ये तुम्हारे अब नॉर्मल सन है। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली दोनों कैपिटल एक्स से दिखा दिया, एक स्मॉल एक कैपिटल से दिखाना चाहिए था। नन ऑफ द चिल्ड्रन इज कलर ब्लाइंड बट डॉटर्स आर कैरियर्स ऑफ द डिफेक्टिव एलील फॉर कलर ब्लाइंड। तो इस केस में एक कलर ब्लाइंड फादर है और नॉर्मल मदर है, इस केस में इनके 4 बच्चे हुए, तो चारों बच्चे ऊपर से देखा जाएगा तो इनका फिनोटाइप देखा जाएगा, चारों बच्चे नॉर्मल हैं, इनमें से कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है। लेकिन अगर इनके जीनोटाइप को स्टडी किया जाएगा तो देखा जाएगा कि जो सन है उनका जीनोटाइप नॉर्मल है, जबकि जो फीमेल यानी कि जो डॉटर्स हुई हैं उनका जीनोटाइप जो है वो कैरियर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो हीट्रोजाइगस है, एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है इनके पास, एक डिफेक्टिव वाला है, राइट। इसमें एक और बॉक्स दिया है, एक्सट्रीम केस ऑफ पॉलीडेक्टाइल और लेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, एक ऐसा केस आया था जिसमें उसमें उंगलियों, हाथों की उंगलियों में एक्स्ट्रा फिंगर्स थी और पैरों में भी एक्स्ट्रा फिंगर्स थी। ठीक है ना, 15 month old अक्षत फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश विथ 7 fingers इन ईच हैंड एंड 10 toes इन ईच फुट। उसके दोनों हाथों में 7-7 उंगलियां थी और दोनों पैरों में 10-10 वो उंगलियां थी, यानी कि 20 ये हो गए और 14 वो हो गए, यानी कि 34 उंगलियां थी टोटल हाथ पैर के मिला के। ही वॉज सक्सेसफुली ऑपरेटेड एम्स में इसका ऑपरेशन हुआ न्यू दिल्ली में जून-जुलाई 2011 में, टू रिमूव द एक्स्ट्रा डिजीज एंड रीशेपिंग अ फ्यू ऑफ देम बोथ इन हैंड्स एंड फीट। और हाथ और पैर की जितनी भी एक्स्ट्रा उंगलियां हैं उनको हटा के उसके हाथ और पैर को, पंजों को एक नॉर्मल शेप दे दिया। ठीक है, अब इसी डायग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो केस 1 में क्या था कि जो मदर थी वो नॉर्मल थी, उसके पास दोनों नॉर्मल तुम्हारे क्रोमोसोम्स थे एक्स वाले, लेकिन जो फादर था वो कलर ब्लाइंड था, उसके पास एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम था और वाई उसका नॉर्मल था। तो इनके 4 बच्चे हुए, सन दोनों नॉर्मल हुए, लेकिन जो डॉटर्स थी वो वैसे तो नॉर्मल थी, विजन तो उनका भी नॉर्मल था, लेकिन उनके पास डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम था, यानी कि कैरियर हो गई। अब इनमें से एक डॉटर को आप ले लो जिसके पास डिफेक्टिव क्रोमोसोम है, एक डॉटर को ले लिया जो कैरियर मदर की तरह बिहेव कर रही है, कैरियर है इसलिए ये खुद तो नॉन कलर ब्लाइंड है। इसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो नॉर्मल फादर है, यानी कि उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो एक कैरियर मदर का नॉर्मल फादर के साथ जब बच्चे होते हैं तो क्या होगा,
फादर के जो स्पर्म्स होंगे दोनों नॉर्मल होंगे, नॉर्मल एक्स और नॉर्मल वाई होगा। जो मदर है वो कैरियर मदर है, तो उसके जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो एक में डिफेक्ट रहेगा, एक में नहीं होगा। अब जब तुम इसका यूनिट स्क्वायर बनाओगे तो तुम देखोगे ये एक्स एक्स तो एक नॉर्मल एक डिफेक्टिव आ जाएगा, ये बनाओगे तो एक नॉर्मल एक्स तुम्हारा डिफेक्टिव और वाई नॉर्मल आ जाएगा, ये दोनों तुम्हारे दोनों नॉर्मल आ जाएंगे और ये दोनों नॉर्मल आ जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ नॉर्मल नॉर्मल आए तो ये एक्स एक्स है तो नॉर्मल डॉटर कहलाएगी, एक्स और वाई है तो नॉर्मल सन कहलाएगा। इसका एक्स डिफेक्टिव है और वाई ये है तो ये कलर ब्लाइंड सन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस का डिफेक्टिव जीन है वो एक्स के ऊपर है, और एक्स वाई जब होता है तो सन होता है, और चूंकि इसका एक्स ही डिफेक्टिव है यानी कि ये सन क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। जबकि ये डॉटर और ये सन नॉर्मल है, लेकिन ये वाला जो सन है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। अगेन इस वाले केस में ये डॉटर, इसके भी एक एक्स क्रोमोसोम में डोमिनेंट मतलब तुम्हारा डिफेक्ट आ रहा है, एक नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें पता है कि कलर ब्लाइंडनेस एक रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए डॉटर के केस में ये डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम होने के बावजूद भी ये शो नहीं होगा, इसका विजन नॉर्मल होगा। लेकिन अगेन ये वाली जो डॉटर होगी ये कैरियर डॉटर की तरह बिहेव करेगी, यानी कि अगर अब इसके बच्चे होंगे तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस आने के चांसेस हैं। ठीक है ना। तो सेकंड केस में क्या थी, जो मदर थी वो कैरियर मदर थी जबकि फादर नॉर्मल था। ऐसे केस में क्या हुआ, 4 बच्चे हुए, 4 बच्चों में से 3 बच्चों का जो विजन है नॉर्मल है, लेकिन एक बच्चा कलर ब्लाइंड है। बाकी लेकिन 2 जो बच्चे हैं वो नॉर्मल है, लेकिन एक जो डॉटर है वो कैरियर है। तीसरा केस क्या होता है, इस कैरियर डॉटर की शादी एक कलर ब्लाइंड मैन से हो रही है। मतलब अब प्रॉब्लम क्या है कि डॉटर के पास भी एक डिफेक्टिव जीन है, और जो फादर आ रहा है, जो मदर है उसके पास भी डिफेक्टिव जीन है, जो फादर है उसके पास भी डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अब इसका यूनिट स्क्वायर बना है तो दो एक्स स्क्वायर ये यहाँ आ गया, ये नॉर्मल एक्स हो गया, इसका ये यहाँ आ गया और इसका एक नॉर्मल यहाँ आ गया। ठीक है ना। अब दोनों डिफेक्टिव डिफेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो ये एक्स एक्स है तो पहले तो डॉटर होगी। ठीक है, डॉटर होगी। दूसरा दोनों पास डिफेक्टिव है यानी कि कलर ब्लाइंड डॉटर होगी, है ना। एक एक्स डिफेक्टिव है, ये एक्स डिफेक्टिव और वाई आ गया, तो हुआ तो एक्स और वाई है तो होगा तो सन, लेकिन एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है इसलिए कलर ब्लाइंड हो जाएगा, राइट। एक्स और एक्स इसके केस में क्या हो जाएगा कि एक डिफेक्टिव क्रोमोसोम आ तो गया, दोनों सेम है तो ये डॉटर, लेकिन डोमिनेंट जीन इसके पास है इसलिए नॉर्मल डॉटर होगी, लेकिन कैरियर होगी, नॉर्मल नहीं होगी, कैरियर डॉटर होगी। कलर ब्लाइंड तो नहीं होगी लेकिन कैरियर होगी। और चौथा उसमें क्या आएगा, ये नॉर्मल सन आएगा क्योंकि इसके पास एक भी डिफेक्टिव नहीं है। तो इनके जो बच्चे हुए कैसे हुए, चारों अलग अलग हैं। ये तुम्हारी कलर ब्लाइंड डॉटर हुई, एक कलर ब्लाइंड सन होगा, एक कलर ब्लाइंड डॉटर होगी, एक कलर ब्लाइंड सन होगा, एक कैरियर डॉटर होगी और एक नॉर्मल सन होगा। समझ में आया। एक कलर ब्लाइंड डॉटर होगी, एक कलर ब्लाइंड सन होगा, एक कैरियर डॉटर होगी और एक नॉर्मल सन होगा। ये इनका आएगा। ठीक है, ये चीज़ आएगी। ये कब होगा, जब तुम्हारी मदर कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है। जब ये वाला कंडीशन आएगा तो इस तरीके से। ठीक है, फिर से देखो कैसे बनाते हैं इसको, हम इसको फिर से बना के देते हैं। कलर ब्लाइंड मैन है ना, तो इसके ये क्रोमोसोम है ना, तो 50% स्पर्म्स ये वाले होंगे, 50% स्पर्म्स ये वाले होंगे। जो मदर है ना, इसके पास ये वाले क्रोमोसोम है तो इसके सारे इसके 50% एग्स ऐसे होंगे और 50% ऐसे होंगे। जब ये मिलेंगे तो ये और ये बनेगा, जब ये और ये मिलेंगे तो ये और ये बनेगा, ये मिलेंगे तो ये और ये बनेगा, और ये मिलेंगे तो नॉर्मल बनेगा। ठीक है, जब एक्स वाई लिखते हैं तो सन होता है, तो ये दोनों सन है। ठीक है, जब एक्स एक्स होती है तो डॉटर होता है, तो डॉटर लिख दिया। ठीक है, ये दोनों डिफेक्टिव है यानी कि रिसेसिव है, तो ये तुम्हारी कलर ब्लाइंड है, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर होगा तो रिसेसिव, दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर होंगे तो एक्सप्रेस हो जाएंगे, तो डॉटर क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंड हो जाएगी। इसमें एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, वाई नॉर्मल है, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक्स क्रोमोसोम का ही डिजीज़ है, इसलिए सन क्या हो जाएगा, ये वाला कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक डॉटर कलर ब्लाइंड हो गई, एक सन कलर ब्लाइंड हो गया। इसमें एक डोमिनेंट है, एक रेसिसिव है ना, तो ये कैरियर हो जाएगी। कलर ब्लाइंड तो नहीं होगी, इसका विजन तो नॉर्मल होगा, लेकिन ये आगे जब इसके बच्चे होंगे तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस आ सकती है, तो ये कैरियर डॉटर हो जाएगी। जबकि इसके दोनों एक्स और वाई दोनों नॉर्मल है तो ये एक नॉर्मल सन होगा। समझ में आया। तो इस तरीके से इसको करते हैं, राइट।
तो इन चारों में से तुम देखोगे तो कलर ब्लाइंड, दो कलर ब्लाइंड है, ये दोनों कलर ब्लाइंड होंगे, जबकि ये दोनों तुम्हारे नॉर्मल विजन होगा। तो दो कलर ब्लाइंड होंगे और दो का नॉर्मल विजन होगा, ठीक है। मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स एज इन कलर ब्लाइंडनेस एंड द हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अच्छा, तुम भले ही कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लो या हीमोफीलिया की बात कर लो, इसमें जो इनहेरिटेंस होता है, मदर के जो लक्षण आते हैं वो बेटे में देखने को मिलते हैं और फादर के जो लक्षण आते हैं वो डॉटर में देखने को मिलते हैं। यानी कि जीन क्रिस क्रॉस हो जाता है, मदर का जो जीन होता है वो सन में चला जाता है और फादर का क्या हो जाता है, डॉटर में आ जाता है। सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। दिस इज बिकॉज द सन मेल सेक्स में गेट इट फ्रॉम द अदरवाइज नॉर्मल बट कैरियर मदर as in the case 2, and a color blind father may pass it on the daughter making her color blind if the mother is a carrier। उन्होंने बोला कि अगर सन को जो क्रोमोसोम्स है वो नॉर्मल मदर से मिलेगा जो कि कैरियर की तरह बिहेव कर रही है, जबकि जो अगर फादर कलर ब्लाइंड होगा तो वो अपना ये जीन पास ऑन कर देगा अगर उसकी मदर भी कलर ब्लाइंड हुई तो, ठीक है ना, थर्ड के केस की तरह है ना। इस वाले केस में हमने देखा था ना, देखो ये हमने इससे इसको फिर से इसको ड्रॉप कर दिया ना, तो फिर से देखो ये और ये, ठीक है, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया और ये तुम्हारा ऐसा बन गया, है ना। तो ये वाला कलर ब्लाइंड क्यों है, जैसे ये सन कलर ब्लाइंड है ना, ये सन एक कलर ब्लाइंड है, तो ये वाली वजह से है ना, तो ये वाला क्रोमोसोम्स क्या किससे मिला, मदर से मिला ना, तो इसमें क्रिस क्रॉस हुआ ना कि मदर की वजह से ये कलर ब्लाइंड हो गया क्योंकि मदर कैरियर थी उस चीज़ की, राइट। तो इसको ये प्रॉब्लम क्यों मिली, मदर की वजह से। लेकिन इस वाले केस में देखो ये वाली डॉटर तुम्हारी कलर ब्लाइंड है, क्यों, क्योंकि इसको ये वाला क्रोमोसोम की वजह से। तो इसको जो कलर ब्लाइंडनेस मिली फादर की वजह से मिली और इसको कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से मिली, मदर की वजह से, है ना। इसको कलर ब्लाइंडनेस मदर की वजह से मिली और इसको सन को और डॉटर को कलर ब्लाइंडनेस फादर की तरफ से वजह से मिली, तो इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस का दिया था, अगर इसकी जगह अगर हीमोफीलिया लिख देते ना तो भी तुमको यही करना है, ठीक है। इस तरीके से तुमको बनाना है, एक्स के ऊपर तुम वो डिसऑर्डर बना दो, एक हल्का सर्कल बना दोगे, पता चल जाएगा एक्स क्रोमोसोम में खराबी है और तुम्हारा वाई तुम नॉर्मल रखोगे, ठीक है, और उसको सेम टू सेम तुम कॉपी कर दोगे। एक एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब ये वाला जो इनहेरिटेंस है वो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। तुमने देखे बहुत से सारे मेल्स जो होते हैं उनके कान के ऊपर बाल होते हैं और कभी कभी बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, लेकिन फीमेल के केस में तुमने कभी ये देखने को नहीं मिला होगा, है ना। तो वाई एक्स क्रोमोसोम लिंक ट्रेट्स अकर्स इन मेल बट नॉट इन फीमेल्स। तो वाई क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो हमेशा मेल्स में ही देखने को मिलेगा, फीमेल्स में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि फीमेल में तो वाई क्रोमोसोम होते ही नहीं है, उनके पास तो एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। जैसे कि हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर्स एंड पैटर्न बाल्डनेस आर फाउंड इन मैन ओनली। जैसे कि तुम्हारा कानों में बड़े बड़े बाल होना या बाल्डनेस होना ये आदमियों में ही देखने को मिलता है, औरतों में नहीं, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी से होता है और वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, फीमेल में नहीं, सिर्फ फीमेल में इसका इनहेरिटेंस होता ही नहीं है। दिस इज बिकॉज द डोमिनेंट जीन ऑफ सच ट्रेट आर फाउंड ऑन वाई क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द मेल सेक्स, ठीक है ना। जितना हमने पढ़ा उसका एक प्रोग्रेस चेक है, बहुत हैवी हो गया है चैप्टर। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी जीन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन ह्यूमंस, कितने जीन्स डिस्कवर्ड हुए हमने पढ़े थे 30,000। यहाँ पे 46 मत लिखा आना, 46 क्रोमोसोम्स डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, ह्यूमंस पहले के जीन्स करीब 30,000 हो चुके हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, हमने एलील की डेफिनेशन देख ली है, डोमिनेंट जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेटेरोजाइगस, पांचों की कर ली है, वो याद कर लो। कैन देयर बी अ हेटेरोजाइगस रिसेसिव, एक्सप्लेन, नो, कभी नहीं हो सकता, हेटेरोजाइगस रिसेसिव हो ही नहीं सकता। रिसेसिव कब होगा, जब दोनों के दोनों होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है ना, नहीं तो वो शो ही नहीं करेगा, है ना। क्योंकि अगर हेटेरोजाइगस होगा तो हमेशा वो डोमिनेंट ही रहेगा, तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट तो हो सकता है, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना, लेकिन हेटेरोजाइगस रिसेसिव नहीं हो सकता है। List any 4 traits in human which you can easily study in just by observing and making family chart। कौन से 4 traits हैं जो आप स्टडी कर सकते हो, एक हेयर का टेक्सचर, है ना, स्ट्रेट है कि कर्ली, दूसरा आई का कलर, है ना, ब्राउन है कि ब्लू, तीसरा टंग रोलिंग, रोल हो रही है, नॉन रोलिंग है, रोलिंग है, नॉन रोलिंग है, और चौथा क्या, ईयर लोब, है ना, आपके अटैच्ड है कि नॉन अटैच्ड है, राइट। तो ये 4 आप स्टडी कर सकते हो।
और तो बहुत सारे दिए हैं, आप कोई भी लिख लो, ठीक है। अब जो यहाँ से मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस, अब ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको थर्ड पार्ट में समझाऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये वीडियो यहीं तक, इसको पढ़ लो, अच्छे से रीड कर लो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।